कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति कुमार तीनों लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है बिहार में कि 40 के 40 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनके सामने ये शर्त रखी होगी या रखेगी कि आप बीजेपी की सदस्यता लीजिए, तब आपको हम ये टिकट देंगे, वो टिकट देंगे। या फिर मुकेश सहनी के साथ भी वही बात। आखिरकार क्यों बिहार में जो है वो 4 सीट 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देगी या चिराग पासवान को देगी या पशुपति कुमार पारस को देगी? क्यों इनको 4-5 सीट देगी? और क्यों अगर ये जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो क्यों इनको मंत्रालय देने जा रही है? पासवान अकेले किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाए या उनके प्रत्याशी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाए, क्या 2024 में वो जीतने की स्थिति में होंगे? असंभव। उपेंद्र कुशवाहा या उनके कोई भी प्रत्याशी बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीतने की स्थिति में होंगे? असंभव। उठा लीजिए पहले, वहां पर बीजेपी अकेले फाइट कर रही है। अब अनुप्रिया पटेल ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन बहुत बीजेपी को उनका जरूरत नहीं है जहां पर छोटी क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी जो है वो बीजेपी को मदद कर सके या बीजेपी का वोट बढ़वा सके। और विधानसभा का चुनाव अलग अलग पैमाने पर लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होता है, स्थानीय नेता पर होता है, जाति समीकरण पे होता है। चुनाव प्रधान को चुनने के लिए होता है, देश के वजीर आजम को चुनने के लिए और उसमें फिलहाल नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। ये बात विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं। नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा, उसी दिन एनडीए बिहार में खत्म हो गया। उस दिन के बाद सिर्फ बीजेपी बची है और बीजेपी अब अकेले चलने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार के दौरे के बाद से बिहार की राजनीति तेज हो गई है। अमित शाह ने नवादा के मंच से जो ऐलान किया कि 40 के 40 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतरेगी। लेकिन इन सब के बीच एक चर्चा ये हो रही है कि जो लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं बिहार के राजनीति में कि वो एनडीए में शामिल होंगे, यानी कि बात चिराग पासवान की करे, बात उपेंद्र कुशवाहा की करे, वो लोग की चर्चा चल रही है कि एनडीए में वो लोग शामिल होंगे। तो आखिरकार अमित शाह क्या इशारा कर रहे हैं कि 40 के 40 सीटों पर सिर्फ बीजेपी ही खड़ी होगी? इन्हीं सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी। उदित जी, अमित शाह क्या इशारा करना चाह रहे हैं? देखिए, अमित शाह आज तीसरा दिन है उस सभा को जिस दिन अमित शाह ने संबोधित किया, आज तीसरा दिन है। लेकिन आज भी हम चर्चा अमित शाह पर ही कर रहे हैं। करीब आधे घंटे का उनका भाषण रहा नवादा के हिसुआ में। आप समझिए कि अमित शाह का यह कहना कि भाजपा 40 के 40 सीटों पर लड़ेगी, मतलब बीजेपी अब किसी से अलायंस के मूड में नहीं है। और इसके कई कारण हैं, उन कारणों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बेहद अलार्मिंग मोमेंट है चिराग पासवान के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए और पशुपति कुमार पारस के लिए, तीनों के लिए। सीपीयू जो है ना, चिराग पारस उपेंद्र सीपीयू, तीनों के लिए ये सचेत होने का समय है। मतलब उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस तीनों लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है बिहार में कि 40 के 40 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। क्यों सचेत हो जाए? और इसके साथ ही एक और सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? बार बार ये लोग नरेंद्र मोदी का तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह को सही बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो 10 बार ये बात कह दिया अभी तक कि मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का गुणगान करते थकते नहीं हैं। पशुपति कुमार पारस का भी वही हाल है। तो अमित शाह ने एक पल्ले में क्यों झाड़ दिया इन नेताओं को? देखिए, इसके पीछे कारण समझना होगा। आप पूरे देश की राजनीति में देखिए, किसी भी स्टेट को उठा लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को उठा लीजिए पहले, वहां पर बीजेपी अकेले फाइट कर रही है। अब अनुप्रिया पटेल ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन बहुत बीजेपी को उनका जरूरत नहीं है। आप किसी भी राज्य का उदाहरण लीजिए, आप झारखंडी देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर छोटी क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी जो है वो बीजेपी को मदद कर सके या बीजेपी का वोट बढ़वा सके। यही कारण है जो हमको समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब पूरे देश में अकेले फाइट करने के मूड में है। यह तो तय है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बीजेपी के दुश्मन है बिहार में, महागठबंधन का हिस्सा है, और महागठबंधन का कोई भी दल बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगा, उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ेगा। अब बात करिए आप चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा की और पशुपति कुमार पारस की। चिराग पासवान आखिरकार क्यों एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं? देखिए, जो प्रेशर, जो अभी तक का आकलन है, जो समझ में आ रहा है, बीजेपी
चिराग पासवान हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, इनके सामने ये शर्त रखी होगी या रखेगी कि आप बीजेपी की सदस्यता लीजिए, तब आपको हम ये टिकट देंगे, वो टिकट देंगे। या फिर मुकेश सहनी के साथ भी वही बात है। बीजेपी आखिरकार क्यों बिहार में जो है वो 4 सीट 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देगी या चिराग पासवान को देगी या पशुपति कुमार पारस को देगी? क्यों इनको 4-5 सीट देगी? और क्यों अगर ये जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो क्यों इनको मंत्रालय देने जा रही है? आप हमको बताइए कि अगर चिराग पासवान अकेले किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाए या उनके प्रत्याशी किसी भी सीट पर चुनाव लड़ जाए, क्या 2024 में वो जीतने की स्थिति में होंगे? असंभव। क्या उपेंद्र कुशवाहा या उनके कोई भी प्रत्याशी बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से अकेले चुनाव लड़ेंगे, जीतने की स्थिति में होंगे? असंभव। और ऐसा ही हाल पशुपति कुमार पारस का है, मुकेश सहनी का है, जीतन राम मांझी का है। कई पार्टियां हैं ऐसी जो नहीं जीत सकती हैं। और 2014 और 2019 दोनों में सैकड़ों सांसद ऐसे हैं जो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा पर जीते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मनोज तिवारी मृदुल को ले लीजिए आप। मनोज तिवारी दिल्ली सांसद हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। वैसी स्थिति में आखिरकार क्यों बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करेगी उपेंद्र कुशवाहा के साथ या फिर किसी के साथ? आप महाराष्ट्र में लीजिए एग्जाम्पल, वहां पर शिवसेना इनकी सपोर्टर थी, लेकिन वो शिवसेना अब खत्म हो गई। और जो शिंदे की शिवसेना है महाराष्ट्र में, वो बीजेपी ही है। वो बीजेपी से कोई बहुत अलग नहीं है। ऐसा ही परिस्थिति देश के सभी राज्यों में है। आज के दृश्य में, आज के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में आप ये बात जान लीजिए कि सभी रीजनल पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टियों को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। यही कारण होगा। नहीं तो एक बात आप ये भी समझने वाला बात है, अब लॉजिकली अगर समझिए तो, कि मान लीजिए एक सिचुएशन आपको बता रहे हैं, अगर बीजेपी 40 के 40 सीट पर यहां चुनाव लड़ती है और अमित शाह ने 7 बार उस मंच से ऐलान किया है कि 40 की 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। क्या मतलब है इसका? और अगर लड़ जा रही है चुनाव यहां पर, तो ये तय है कि कम से कम वो 20 सीट तो रिटर्न कर ही लेगी। 15 से 20 सीट वो आराम से रिटर्न कर लेगी बिहार में, अगर सभी पार्टियां एक साथ हो जाए तब भी। क्योंकि इनका बीजेपी का देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग पैमाने पर लड़ा जाता है। विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होता है, स्थानीय नेता पर होता है, जाति समीकरण पे होता है। लोकसभा का चुनाव भी देश के प्रधान को चुनने के लिए होता है, देश के वजीर आजम को चुनने के लिए होता है। और उसमें फिलहाल नरेंद्र मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। ये बात विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं, ये बात विपक्षी पार्टियां जानती भी हैं। यही हमको जो अभी तक समझ में आ रहा है कि ये ऐसा समय है कि, और नहीं तो एक बार सोचिए ना कि अभी तक चिराग एनडीए में शामिल हो गए रहते। और एक और बात बता देते हैं, उस मंच से, जिस मंच से अमित शाह ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, एक बार भी एनडीए का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर जगह बीजेपी, सिर्फ बीजेपी, कहीं एनडीए का इस्तेमाल नहीं हुआ। जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा, उसी दिन एनडीए बिहार में खत्म हो गया। उस दिन के बाद सिर्फ बीजेपी बची है और बीजेपी अब अकेले चलने की तैयारी में है। आप ये भी समझिए कि चिराग पासवान दलित की राजनीति छोड़कर क्यों पूरी जमात की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी का जिक्र किए हैं क्या अभी तक सार्वजनिक मंच से? नहीं किए हैं। हर जगह जमात की बात कर रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जमात के नेता है। मतलब अब जाति, चूंकि सम्राट चौधरी को खड़ा कर दिया गया, सम्राट चौधरी को बीजेपी ने खड़ा करके उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा मैसेज दिया है कि आप अकेले कोयरी वोट के हकदार और हिस्सेदार नहीं है, हमारे पास भी एक नेता है और अक्खड़ नेता है, वो सम्राट चौधरी है। और ऐसा ही स्थिति चिराग पासवान का है और सबसे खराब स्थिति पशुपति कुमार पारस का है। तो ये आप आकलन कर लीजिए कि बिहार में चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस के लिए ये सचेत होने का समय है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि चिराग क्या बीजेपी के वो शर्त को मानेंगे मर्ज करने की, चूंकि वो तैयारी 2025 की कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को मान रहे हैं, उनके समर्थक भी कहते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे कोई भी समर्थक हो, मुख्यमंत्री का नारा देते हैं चिराग के लिए। तो क्या 25 में वो मर्ज करेंगे बीजेपी के साथ में? क्योंकि बीजेपी ने तो सीएम किसी और को प्रेजेंट करना चाहती है। देखिए, उनकी ही पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर से कई बार मेरी बातचीत हुई है। ये बात आप जान लीजिए कि जिस दिन चिराग पासवान बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, उसके बाद ये कंफर्म होगा कि चिराग पासवान बिहार में सीएम फेस बनेंगे। दलित भी हैं, सेंटिमेंट है दलित और अच्छा खासा वोट उनके साथ है, तब बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बीजेपी अब बिहार किसी और को देने नहीं जा रही है। बीजेपी उसी को बिहार देगी जो उसकी पार्टी का होगा। ये अब नहीं चलेगा बिहार में कि कोई अन्य दल का नेता सीएम बन गया, बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है और फिर उसकी तानाशाही, जिस तरह नीतीश कुमार ने पिछले 17-18 सालों में किया है, वो अब बीजेपी बिहार बर्दाश्त नहीं करने जा रही है।
कभी भी बिहार में अगला सीएम बीजेपी का होगा, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, लेकिन चिराग पासवान को तभी माना जाएगा बीजेपी का सीएम जब वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये क्लियर मैसेज है। ये तो अभी तक एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए था। जितना वो पक्ष लेते हैं बीजेपी का, जितना वो एनडीए की बात करते हैं, जितना नरेंद्र मोदी की बात करते हैं चिराग पासवान, अब तक उनको बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन शायद ये शर्त रखा गया होगा उनके सामने कि आप बीजेपी की सदस्यता लीजिए, अपने पार्टी का मर्जेंस कीजिए बीजेपी में, तभी यह माना जाएगा, और उस पर शायद चिराग पासवान तैयार नहीं होंगे। यही पेच फंसा हुआ है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही होगा, क्योंकि उनको तो नई नई पार्टी है और अब वो जा नहीं पाएंगे वापस। उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब नीतीश का गेट बंद हो चुका है, महागठबंधन का गेट बंद हो चुका है। एक ही विकल्प है, एनडीए। एनडीए एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए बीजेपी ही उनके लिए एकमात्र विकल्प बचता है। चलिए, तो देखना होगा कि इन दोनों के पास में, तीनों के पास में सीपीयू जिसकी चर्चा चल रही है बिहार के राजनीति में, चिराग पासवान, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा, क्या बीजेपी के साथ मर्ज करेंगे? देखने वाली बात है। 24 अब बहुत नज़दीक है। 4 से 8 महीने में बिहार में राजनीति जो हलचलें हैं वो तेज़ होने की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।